हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्या नाम है? उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या देखने वाले हैं? इस केमिकल काइनेटिक्स में हम देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन A टू B हो रहा है तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। यानी इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, किस तरीके से हम रिएक्शन के रेट को समझते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ये किन कारकों से प्रभावित हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है। साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और साथ ही साथ इनके हम रिएक्शन रेट के जो हैं रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो जानने वाली बात है, इसमें सबसे पहले यह जानना है कि वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट हम किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि एकांक समय यानी यूनिट टाइम में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, वो उसका कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस जो आपका, जैसे मान लीजिए A एंड B है, A एंड B अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में है, अगर हम देखना चाहें, अगर A एंड B रिएक्टेंट है, A रिएक्टेंट है एंड B प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा या तो इसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन है इसका कि यूनिट टाइम में जो भी चेंज होता है कंसंट्रेशन में, चाहे वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होगा चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होगा, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दिखाते किससे हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम दिखाते हैं किससे? R से। ऐसा तो हम किससे दिखाते हैं? R से हम इसको डिनोट करते हैं। सपोज हम ये करते हैं कि जो चेंज हो रहा है चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, वो चेंज बहुत ही स्मॉल है और उस चेंज को हम X से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा टाइम इंटरवल है जिस समय में हम देख रहे हैं वो भी कम है, तो हम उसे डिनोट करते हैं dt से। तो समय अंतराल जो है ये काफी कम है, इसलिए इसको हम कहते हैं dt से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें दिखाना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं जितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, और यूनिट टाइम का मतलब है जिस समय में हम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर t जो है एक समयांतराल है जिसमें हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का क्या होगा? रिएक्टेंट की हमेशा मात्रा कम होती जाएगी और जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा हमेशा बढ़ती जाएगी। तो अगर इस रिएक्शन के लिए R हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं R इज इक्वल टू माइनस dx। अगर हम कंसंट्रेशन को इसके A से दिखा देंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt। ऐसा इस माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में है, ये कभी नहीं समझिएगा। इसका ये मतलब होता है कि ये जो है इसके कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, इसलिए हम माइनस साइन को दे रहे हैं। और यही अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाएंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं? तो हम दिखा सकते हैं dB अपॉन dt, अगर ये कंसंट्रेशन में इसके चेंज हो रहा है तो। यहां पर इसके साइन को हम पॉजिटिव रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा इसके कंसंट्रेशन में वृद्धि होगा, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा।
तो ये माइनस और प्लस साइन ये बता रहा है कि इसके ये आपका जो रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन में कमी को बता रहा है, और प्लस साइन जो है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि या इंक्रीमेंट को बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन से इतना इसका मतलब नहीं होता है। तो ये हम इस तरह से सिंपली हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे लिखा जाता है। अब अगर सपोज करिए मैं और आपको एक रिएक्शन और लिख के दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक रिएक्शन है और उसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर हम देखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इस बात को जरा देखिए। एक रिएक्शन में लिख करके आपको दिखाता हूं। एक रिएक्शन देखिए लिख रहा हूं मैं, देखिए N2 है और ये है गैसियस स्टेट में एंड प्लस 3S2 है, ऐसा ये भी गैसियस स्टेट में है इस तरीके से। और मान लीजिए लिखा जा रहा है 2NS3 और ये भी लिखा जा रहा है गैसियस स्टेट में, इस तरीके से लिखा गया है। अगर हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी हम दिखाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं R से, इस तरीके से। तो देखिए जब भी हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये आपके रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को हमेशा माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा इस तरीके से। और यहां पर देखिए अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो सीधा सीधा हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे dN2 अपॉन dt। ये कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। कंसंट्रेशन को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, बॉक्स में ऐसे लिखते हैं। तो हमने नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को ऐसे लिख दिया है इस तरीके से। और ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हाइड्रोजन के भी बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस और D और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को आप ऐसे लिख दें अपॉन dt, ऐसा। लेकिन देखिए यहां पर क्या है, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर्स यहां पे लिखते हैं। तो हमेशा जो नंबर्स यहां लिखे जाते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। जो भी स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं इसका मतलब है इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए 1/3 से, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं -1/3 dS2 अपॉन dt। और ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो ये देखिए स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है 2 है, तो इसको अगर लिखना होगा और ये रिएक्शन पॉजिटिव में होगा तो +1/2 d एंड कंसंट्रेशन ऑफ NS3 एंड डिवाइडेड बाई dt, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जब कभी भी यहां पे नंबर्स आते हैं तो उसको हम ऐसे डिवाइड के फॉर्म में किया जाता है। सिंपली समझ सकते हैं कि हम डिवीजन कर रहे हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर ये कोई रिएक्शन है ऐसे डबल है और ये x है और ये बराबर है y के, ऐसा सपोज करिए। हमको दोनों साइड बराबर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट कर सकते हैं कि x को भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। ये यहां पे 2 टाइम्स था तो y के बराबर है। अगर इसको हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तब पर भी ये y के बराबर होगा। तो इसीलिए जो भी यहां पे कोफिशिएंट्स आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन समझना बहुत ही जरूरी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है और डेफिनेशन के साथ मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक हम आपको डिस्कस किया है। इसमें आगे हम देखने वाले हैं कि हम इसमें आगे और क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अब देखने वाले हैं इसमें आगे क्या डिस्कस हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स भी आप करें। और इसमें मैं लगातार आपको ये चैप्टर्स पूरा करके दे दूंगा कुछ ही दिनों में। तो रेट ऑफ रिएक्शंस हमने देखा। तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बाद जो है, जो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कि हम अगला टॉपिक जो है इसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो देन नेक्स्ट वन इज
लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। ये दो चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिनोट करते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इन दोनों चीजों को समझ जाएंगे तब हम डेरिवेशन कर पाएंगे। जीरो ऑर्डर का होगा चाहे फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो डेरिवेशन करने में कठिनाई हमें होगी। देखते हैं क्या है। तो इसके पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो इसका डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन the rate of reaction of a reactant is directly proportional to its, आप नोट भी करते रहें जिससे आपको नोट्स भी मिलता रहेगा यहां पे, to its active mass and rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reactants, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर है कि कोई इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, सपोज करिए ए रिएक्टेंट है और बी इसका प्रोडक्ट है, अगर इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसा ये इसके कहने का सेंस है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट के टर्म में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब है वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने ए लिया हुआ है तो ए कंसंट्रेशन को हमने दिखाया हुआ है। लेकिन अगर सपोज करिए अगर ये रिएक्शन में कैसे लिखूं, अगर ये रिएक्शन में लिखूं ए प्लस बी एंड दैट इज कन्वर्ट इनटू सी एंड डी, ऐसे लिखूं, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये आर जो होगा ये इन दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब है हियर आर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। प्रोडक्ट कहने का मतलब है इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। तो हम कैसे लिखते हैं? हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहला जो है द रेट ऑफ रिएक्शन of a reactant is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reactants। तो ये दोनों जो है अलग अलग फॉर्म में देखे जा सकते हैं। अगर सिंपल टाइप का रिएक्शन है तो केवल रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा, अगर यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट हैं तो उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, इसे हम कहते हैं के। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा यहां पर के क्या है, के इज अ रेट कांस्टेंट, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रेट कांस्टेंट है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का जो दूसरा तरीका है ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन से समझ सकते हैं। तो ये दो टॉपिक हमने आज आपको बताया है।
और ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे के लेक्चर में जो है मैं आपको इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को, अगर पसंद आपको वीडियो आए तो लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इसके आगे भी देखेंगे। थैंक यू।